अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। क्या हाल चाल है, ठीक है सब। चलो भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, ठीक है। अच्छा देखो, एक बात बताओ आप लोगों को कि देखो, आपको याद है हमने बात की थी ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स। एक होती है डेट की टीम और एक होती है क्लिक टीम। एक होती है डेट टीम और एक होती है क्लिक टीम। टीम डेट और टीम क्लिक। टीम डेट और टीम क्लिक, ये दो टीम्स हैं आपस में। एक दूसरे की क्या होती हैं, दोनों टीम्स एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट होती हैं। टीम रेड में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं? ड्राइंग्स, आप लोगों को पता है। ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स। और टीम बी में होते हैं जी कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम। कैपिटल, लाइबिलिटीज के और इनकम्स, ठीक है जी। डेट, टीम डेट में होते हैं ड्राइंग, एक्सपेंसेस, एसेट्स। और टीम क्लिक में होते हैं कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम्स। इलियास, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ हेलो। अब बोलना सर। हाँ हाँ, क्या हाल है, ठीक हो? जी सर, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। अच्छा यार, मुझे ना एक बात बतानी है तुमने। इनकम जो है, इनकम कौन सी टीम में आएगा, डेट वाली टीम में या कैपिटल वाली टीम में? ये क्लिक वाली टीम में आएगा। क्लिक वाली टीम में आएगा। अच्छा, सेल्स कहाँ आएंगी? सेल्स भी क्लिक वाली टीम में आएंगी क्योंकि वो इनकम है। ठीक है, परचेज एक्सपेंस कहाँ आएगा? डैड वाली टीम में आएगा। सैलरीज एक्सपेंस? सैलरीज एक्सपेंस भी डैड वाली टीम में आएगा। कैरेज आउटवर्ड? अ, वो भी डैड वाली टीम में। कैरेज इनवर्ड? ये भी परचेज एक्सपेंस है, ये भी डैड में ही आएगा। ठीक हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। परचेज रिटर्न? परचेज रिटर्न? परचेज परचेज रिटर्न ये क्लिक वाली टीम में आएगा। ये ये कैसे बताया? मैंने तो नहीं बताया आपको। आपने कहा कि सर मैंने भी ये बात की, आपने ऐसे किया सोचे कि भाई ये डेड है और टीम है, ये आपस में क्या है, आपस में अगेंस्ट हैं। अगेंस्ट है एक दूसरे के। अगर तो परचेज इधर है तो जी। परचेज रिटर्न उसके अगेंस्ट अकाउंट नहीं बनता। तो आपने यही कहा कि अगर परचेज को मैंने इधर लिखा है, जी। अगर परचेज डेड वाली टीम की साइड पे है, तो आपने कहा सर फिर ये तो नहीं हो सकता कि परचेज भी डेड वाली टीम का अकाउंट हो और परचेज रिटर्न भी डेड वाली टीम का अकाउंट हो। जी सर, ये कल मैंने। परचेज परचेज भी डेड वाली टीम में हो जाए और परचेज रिटर्न भी इधर आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि डेड वाली टीम के वो काउंट्स वो होते हैं जिनको जब रिकॉर्ड करना होता है तो उनको क्या करते हैं, उनको डेबिट करते हैं। और अगर आपने परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करनी है तो परचेज रिटर्न को तो क्रेडिट करते थे, क्या ख्याल है, क्योंकि वो परचेज का फॉल है। जी। इसका मतलब ये है कि परचेज रिटर्न जो है वो क्लिक वाली टीम में है। मसला हल हो गया। अच्छा, सेल्स किस साइड पे आता था इलियास? सेल्स क्लिक वाली साइड पे आता था। सेल्स क्लिक वाली साइड पे आता था। जी। इनकम है। हाँ, वेरी गुड। तो सेल रिटर्न कहाँ आएगा फिर? वो डैड वाली साइड पे है। यहाँ पर आ जाएगा, डेढ़ महीने का। ठीक है जी। तो अब ड्राइंग, एक्सपेंसेस, एसेट्स, परचेज तो एक्सपेंसेस में क्लब हो जाएगा।
तो आपने याद रखना है डेट वाली टीम में ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स और सेल रिटर्न। और क्लिक वाली टीम के मेंबर्स आपने याद रखने हैं कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम और से परचेज रिटर्न। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है टीम्स। ठीक है, एक एक बंदा इनको हमने और दे दिया, सॉरी एक एक बंदा। परचेज को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि वो तो इनकम एक्सपेंसेस में क्लब हो गया ना, सेल जी हो रिटर्न। गया। और इसी तरह कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम, इनकम में सेल्स ऑटोमेटिकली क्लब हो गया। परचेज रिटर्न एक और चीज हमने इसको ऐड कर लिया। तो ये चार चार लोगों की टीम होती है, ये आपने याद रखना है। डेट टीम में जब भी किसी एलिमेंट को रिकॉर्ड करना है तो डेबिट पे करना है। ठीक है, जब भी किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो क्रेडिट पे करना है। एक ये बात बताई थी डेट वाली टीम में। डेट वाली टीम में जब भी रिकॉर्ड करना है तो डेबिट पे करना है, जब भी माइनस करना है, डिलीट करना है तो क्रेडिट पे क्रेडिट। करना है। क्लिक वाली टीम में जब भी रिकॉर्ड करना है क्रेडिट पे करना है, जब भी क्रेडिट पे माइनस करना है। करना है डेबिट करना डेबिट है। पे करना ऐसे ही है। और है। एक जी। और बात बताई थी डेट वाली टीम में, डेट वाली टीम के अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं, इनके जो अकाउंट अकाउंट बैलेंसेस होते हैं, इनके जो अकाउंट बैलेंसेस होते हैं वो होते हैं डेबिट, डेबिट बैलेंसेस। आर डेबिट बैलेंसेस। और जो क्लिक वाली टीम होती है इसके अकाउंट बैलेंसेस आर क्रेडिट क्रेडिट। बैलेंसेस। इलियास एक बात बताओ, तो मैंने आपको एक्टिविटी 21 के दिया था ट्रायल बैलेंस बनाने के, तो आपका इक्वल आ गया था? जी सर, इक्वल आ गया था। पक्की बात है? जी सर, वो मैंने इक्वल कर लिया था। अभी मेहमान आए हैं तो मैं दूसरे कमरे में आया हूँ, इसलिए रजिस्टर हम्म, वगैरह पास नहीं है। चलो ठीक है, इसको ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक जी है। सर, मेरा वो और इक्वल आ गया था। गर्ल्स के ग्रुप में भी किसी का इक्वल आया तो आप एक काम करना, ग्रुप में शेयर कर देना जिनका ठीक जिसका है। इक्वल आएगा, ताकि चेक कर लें वो जो आपने बाकी पहले भी। एक्टिविटी करवाई थी ना सर, उसमें मुझे सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के हवाले से ही थोड़ा वो इश्यू आ रहा था। फिर वो मैंने जो है ना सर्च किया ना, तो उससे मुझे ये क्लियर हो गया। बस मैंने इसलिए पॉइंट छोड़ा था ताकि कुछ थोड़ा बहुत आप भी तो कंफ्यूज हो, क्योंकि क्लैरिटी का रास्ता जो है ना कंफ्यूजन की वादी से होके गुजरते हैं। तो यस जब सर, तक आप बिल्कुल। कंफ्यूज नहीं ना होगे तब तक आपको क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की उस तरीके से नहीं आ सकती। क्योंकि जो बंदा कंफ्यूज होता है फिर उसको एक चीज समझ आती है ना, तो उसने मुख्तलिफ प्रोस्पेक्ट से उस चीज को पहले एनालाइज किया होता है, कंफ्यूज हुआ होता है। फिर जब उसको क्लैरिटी आती है ना, फिर वो हर लिहाज से क्लियर हो जाता है, फिर दाएं बाएं की बात भी उसके कॉन्सेप्ट को ही लागू करता है। ये तो पहले मैं क्लैरिटी। परचेज रिटर्न को ना डेड में ही लिख रहा था, परचेज रिटर्न को, इस वजह से फिर वो हाँ। बैलेंस इक्वल नहीं आ रहे थे। सही है। बाद में फिर ये इस तरह किया ना, तो हो गया। ठीक है, बेहतरीन काम है। चलो, अब ये बात आपको समझ आ गई है। अच्छा, एक बात, ये क्या बात हुई, अकाउंट बैलेंसेस आर डेबिट बैलेंसेस, अकाउंट बैलेंसेस आर डेबिट बैलेंसेस, अकाउंट बैलेंसेस आर क्रेडिट बैलेंसेस। हम हम किन अकाउंट के बैलेंसेस को डेबिट बैलेंस कहते हैं और किन अकाउंट के बैलेंसेस को क्रेडिट बैलेंस कहते हैं? समझना समझना, मैं बताता हूँ। वो कहते हैं, यहाँ पे आपके नोट से ही आपको बताता हूँ ताकि आप लोग रिलेट भी कर सको। हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आपको एक हेडिंग नजर आती है, तो ये रनिंग बैलेंस अकाउंट होता है, इसको अभी छोड़ दो, इसको बाद में बताता हूँ। ये और डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस पे, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस आपने तो ये पढ़ा कि सर जो भी डेट की टीम होगी, जो भी डेट की टीम होगी उसका डेबिट बैलेंस होगा, और जो भी क्लिक की टीम होगी उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, ऐसे ही पढ़ा है। तो अब ये क्या सीन है इसका कि, अच्छा चले, ज़ारा क्वेश्चन पूछ लें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बताया था कि जब एक्सपेंस ड्राइंग और एसेट जब इंक्रीज होंगे तो वो हम डेबिट पे लिखेंगे, और जब जब वो डिक्रीज होंगे तो वो हम क्रेडिट पे लिखेंगे। हम्म। तो इस तरह से परचेज जो है वो डेट की टीम से है, तो वो जब परचेज हम कर रहे हैं तो हमारी परचेज इंक्रीज हो रही है तो उसको हम लोग डेबिट पे लिख रहे हैं। तो परचेज रिटर्न जो है वो डिक्रीज इन मतलब परचेज हमारी डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्रेडिट पे लिख रहे हैं। तो है तो वो डेट की टीम से, तो
लेजर में हम ट्रायल बैलेंस में हम उसका जो बैलेंस है वो डेबिट में क्यों नहीं लिख रहे, क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, मैं ये बात ध्यान से सुनना सब बच्चे दोबारा से, ठीक है। जब वो मैंने समझाने के लिए पहले बताया हुआ है, ठीक है, उस चीज से अगर आप कर रहे हो ना, तो वो तो मैंने पहले समझाने के लिए बताया हुआ है। मुझे बस इतनी बात बताओ, आप जरा मेरे साथ ही रहें 1 मिनट, मुझे जी एक सर। बात का जवाब दें। जब परचेज को रिकॉर्ड करना है, जब परचेज को रिकॉर्ड करना है, तो परचेज किस जगह पे रिकॉर्ड होगी? डेबिट पे। डेबिट पे, ठीक है। जब परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करना है, जब परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करना है, तो उसको किस साइड पे करेंगे रिकॉर्ड? क्रेडिट पे। क्रेडिट पे, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम तो नहीं हो सकती है ना। जब हाँ परचेज जी। को रिकॉर्ड करना है तो उसको डेबिट पे करना है, जब परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करनी है तो उसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना है। ऐसे क्लियर हो गई बात? जी सर। परचेज रिटर्न को जी। रिकॉर्ड करने को दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि परचेज को डिलीट करना, परचेज को डिलीट करना, इसको ये भी कह सकते हैं परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करना। सही है। उस हिसाब से परचेज ठीक है। माइनस होती है। तो ये शुरू के अंदर मैंने आपको ज्यादा परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न्स में लेके नहीं गया था, ताकि आप लोग बस सिंपल चीजों को डेबिट और क्रेडिट सही तक पहुंच जाए। अब आप क्योंकि डेबिट और क्रेडिट तक सही तरीके से पहुंच जाते हैं, तो अब ये एक एडिशनल नॉलेज है जो आपको मैं दे रहा हूँ कि जब परचेज को रिकॉर्ड करना है तो उसको डेबिट पे करना है, और जब परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करना है तो उसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है? नो। ठीक है। अब डेट का असूल, बेसिक असूल क्या था टीम डेट का? इसका असूल ही ये था कि जब भी इनको प्लस का मतलब होता है रिकॉर्ड करना है तो डेबिट पे करना है, इनका असूल ही ये होता है। तो अब मुझे बताओ कि परचेज रिटर्न को जब मैंने रिकॉर्ड करना है तो मैंने उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट पे करना है ना। तो क्रेडिट पे। परचेज रिटर्न और परचेज, अगर तो मैं इनको एक ही चीज समझूं, फिर तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये डेट की टीम में है। मगर मैं इनको एक चीज समझ नहीं रहा, मैं इनको दो अलग अलग अकाउंट समझ रहा हूँ। ऐसे ही है ना, मैं परचेज को सेपरेट जी। ट्रीट कर रहा हूँ, मैं परचेज रिटर्न को सेपरेट ट्रीट कर रहा हूँ। अब जब मैं इनको सेपरेट ट्रीट कर रहा हूँ तो ये ऐसे ही है जैसे ये दो एंटिटीज होती हैं, दोनों की अपनी शनाख्त है, इन दोनों की अपनी अब टीम होगी। तो जब इनकी अपनी टीम चुनने की बारी आई, तो क्योंकि परचेज ने रिकॉर्ड होना है तो परचेज डेबिट में ही रहा, और क्योंकि परचेज रिटर्न को अब अलग से रिकॉर्ड करना है, इसलिए परचेज रिटर्न के अकाउंट को हमने क्लिक के टीम का पार्ट बना दिया, क्योंकि क्लिक के टीम ही जब रिकॉर्ड किए जाते हैं तो क्रेडिट पे होते हैं। समझ आइए कुछ बात? ठीक है। अब एग्जैक्ट इसी तरह तो ये फिर भी हम ट्रायल बैलेंस में बैलेंस कहाँ पे लिखेंगे? परचेज रिटर्न का क्रेडिट पे लिखेंगे, जी। परचेज रिटर्न का क्रेडिट पे लिखेंगे बैलेंस, क्योंकि जितने भी क्लिक के टीम के अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस कहाँ लिखे जाएंगे? क्रेडिट पे लिखे जाएंगे। और जितनी भी डेट की टीम के अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस डेबिट पे लिखे जाएंगे। आप अगर परचेज भी डेबिट पे लिख रहे हो तो, और परचेज रिटर्न भी डेबिट पे भी लिख रहे हो, तो देखो ये आपको थोड़ा सा खुद अजीब नहीं लग रहा कि यार परचेज भी डेबिट ठीक पे ठीक रिकॉर्ड है। और उसके रिटर्न भी डेबिट पे रिकॉर्ड? तो ये थोड़ा सा अजीब सी बात नहीं लग ठीक। रही थी? तो परचेज डेबिट होगा और परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करना है तो वो परचेज रिटर्न क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है। सही है, ये बस अब आ याद गया रखना। समझ। चलो बोल, थैंक यू। मसला नहीं। अगली बात है नेचर ऑफ अकाउंट बैलेंसेस, मगर मैं चाह रहा हूँ यार तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, अभी रुक जाओ यार, इसको अभी अभी नहीं डिस्कस करते। इन दो चीजों को स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए अभी कुछ और क्वेश्चंस घर से कर कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको ये बातें बताऊंगा। तो मैं स्किप कर रहा हूँ। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, इस चीज को स्किप कर रहा हूँ। ये क्या चीज है, इसको मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं कर रहा, अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। मैं आपके पास आ रहा हूँ यहाँ पे, आसान एरिया पहले कर लेते हैं। नेट सेल्स एंड नेट परचेजेस। नेट सेल्स और नेट परचेजेस का क्या मतलब? नेट का मतलब होता है एक्चुअल। नेट का मतलब यहाँ पर क्या लिया जा रहा है? एक्चुअल सेल्स और एक्चुअल
एक्चुअल परचेजेस। तो यहाँ पे नेट का आपने, एक्चुअल का मतलब पता है ना, एक्चुअल का मतलब असल, एक्चुअल का मतलब होता है असल, 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 असल। अब एक ट्रायल बैलेंस है, आपके पास एक ट्रायल बैलेंस है, उसमें डेबिट और क्रेडिट, उसमें सेल्स लिखी हुई है 1000 की, और उसमें ऐसे सेल रिटर्न भी आ रहा है 200 का। तो असल में इस कंपनी ने कितनी सेल्स की है, असल में कितनी सेल्स की है, असली सेल्स कितनी है? 800। तला ने बताया। उमर किस पॉइंट को हाईलाइट कह रहे हो, कर दो। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ भाई, ये ऑन है माइक किसी का। चलो। हाँ यार, ये जो है ना, वैसे घर में बहुत चैलेंज है, मैं तुम लोगों को ना सारे हालात समझ सकता हूँ। एकदम ये घर वाले देखते हैं, ये दरवाजा खोलते अंदर आके पूछने लग जाते, खाना खा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, उन्हें क्या पता कि भाई क्लास हो रही है, और भाई अक्सर का माइक ऑन भी रहता है। तो बड़े इश्यूज हैं भाई, मैं समझ सकता हूँ, तो इसलिए कोई मसले की बात नहीं है। सर अभी ना लेकिन अम्मी आई हैं मेरे पास, कहती हैं हाँ। मेहमानों से मिले भी नहीं आप और दूसरे कमरे में फोरिए आ गए। मैं कहा अच्छा मैं 3:15 तक मिलता हूँ, आप चाय वगैरह बनाएं। हाँ हाँ, ऐसे ही है, लोग ना इजी ले लेते हैं यार, असल में उनकी भी गलती नहीं है। बात यह है कि अब ये सेटअप इस तरह गया है क्योंकि लोग उससे मतलब बहुत फेमिलियर नहीं है, आदत नहीं है कि यार ये एग्जैक्ट इसी तरह की जैसे एक बंदा ऑफिस क्लासरूम में क्लास ले रहा है, ऐसे ही है, सही कह रहे हो। और ऑनलाइन को तो कंसीडर ही नहीं करते ना, वो ऑनलाइन ही है, वो चिल है, क्या सीन है, कुछ नहीं होता, खैर है। ठीक है जी। तुम ऐसा करो, ऐसे कमरे में बैठ के ना ऐसे बाहर लिख दिया करो, डू नॉट डिस्टर्ब, क्लास इन प्रोग्रेस। अच्छा, बहरहाल हम जाओ वापस आते हैं जो हम पढ़ रहे थे। तो ये सेल्स और सेल रिटर्न, सेल्स और सेल रिटर्न, मगर इसमें कभी किसी के साथ हो जाए तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत नेचुरल है, बहुत नॉर्मल है, कोई मसले की बात नहीं है। आप अपनी तरफ से जितना एफर्ट हो सके अपनी डिस्टरबेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करो, मगर कभी कुछ हो जाता है, कभी माइक ओपन रह गया, कुछ हो गया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, कुछ नहीं होता, ठीक है, सारे समझ सकते हैं बात। अच्छा, खैर, सेल्स और सेल रिटर्न, ट्रायल बैलेंस आ गया जी हमारे पास, सेल और सेल रिटर्न। तो यहाँ पर मैं अगर आपको कहूँ नेट सेल्स क्या है, तो नेट सेल्स कैसे आएंगी, सेल्स तो आपने 1000 की है, मगर पूरी बात बताओ भाई, उसमें से 2000 की वापस, 200 की वापस भी आ गई हैं, तो सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करेंगे तो जो 800 आ रही हैं, ये आपकी एक्चुअल सेल्स है, ये आपकी एक्चुअल सेल्स है। तो नेट सेल्स, तो ठीक है, नेट सेल्स आपकी एक्चुअल सेल्स है, नेट सेल्स का मतलब आपकी एक्चुअल, आपकी असल सेल्स, और नेट परचेजेस आपकी एक्चुअल, आपकी असल परचेजेस। नेट सेल्स का मतलब आपकी एक्चुअल, आपकी असल सेल्स, नेट परचेजेस का मतलब आपकी असल, आपकी एक्चुअल परचेजेस। फॉर एग्जांपल, और नेट परचेजेस कैसे आती हैं, बस मैं यहाँ फॉर्मूला दिखा रहा हूँ और आगे जा रहे हैं। नेट परचेजेस कैसे आती हैं, देखो, परचेज, उसमें कैरेज इनवर्ड ऐड होता है और परचेज रिटर्न माइनस हो जाते हैं, तो फिर आपके पास जो अमाउंट आती है, इसे आप कहेंगे असली नस्ली परचेज। ठीक है जी, असली नस्ली परचेज ये कैसे आती है जी, ये आती है परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड, क्योंकि कैरेज इनवर्ड भी परचेज एक्सपेंस ही होता है ना, परचेज का ही पार्ट बनना होता है ना। तो जो परचेज का मतलब यहाँ पे कि जो आपने आइटम परचेज की उसकी परचेज प्राइस, उसमें कैरेज इनवर्ड ऐड हो जाएगा क्योंकि वो भी परचेज प्राइस का ही पार्ट है, और परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे क्योंकि जो सामान तुम्हारा वापस हो गया, वापस चला गया, वो परचेज का पार्ट नहीं। तो परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस परचेज रिटर्न, तो आपके पास नेट परचेजेस आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। नेट सेल्स और नेट परचेज आपको समझ आ गया है, इसको यहीं पे रखते हैं, और अब हमने
चलना यहाँ पर है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या, ये मुश्किल करके लिखे है, मैं तुम लोगों को आसान करके बताता हूँ। आपने एक फॉर्मूला याद करना है, आपने एक फॉर्मूला याद करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये नोट करते जाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होते हैं, ओए हाँ सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तब आएगा ना जब आपको, मुझे याद आया, जब आपको दो चीजें और पता होंगी, जब आपको दो चीजें और पता होंगी, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री जब तक ये नहीं पता होगी, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल सकते। तो अब सीखते हैं, अब ऐसा करते हैं, हम सीखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री समझते हैं पहले, इन्वेंट्री क्या होता है, किसी को पता है इन्वेंट्री क्या होता है? किसी बच्चे को पता है इन्वेंट्री क्या होता है? आप में से किसी को बताओ कि इन्वेंट्री किसे कहते हैं? गुड्स, वेरी गुड। इन्वेंट्री का मतलब गुड्स। इन्वेंट्री का एक और नाम भी यूज हो सकता है, स्टॉक। स्टॉक गुड्स कह लें, स्टॉक कह लें, इन्वेंट्री कह लें, इनका मतलब ये होता है आइटम्स हेल्ड बाय बिजनेस, आइटम्स हेल्ड बाय बिजनेस टू फॉर रीसेल, फॉर रीसेल, यही पढ़ा था। जरा अब इसको जरा थोड़ा फैंसी करते हैं इस डेफिनेशन को। फॉर रीसेल को हम कहते हैं आइटम्स हेल्ड बाय बिजनेस टू बी सोल्ड, टू बी सोल्ड to earn इन profit. ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये बताओ इसका क्या मतलब है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का? है इलियास, बड़ी तुम डेफिनेशन बता रहे थे, अब बताओ। सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये होगा कि बिजनेस का जो मकसद है प्रॉफिट अर्न करना, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब उनको बेचना है प्रॉफिट अर्न करने। नहीं चलो मैं बताता हूँ, अभी तुम हमारी डेफिनेशन और अच्छी बनाता हूँ, कुछ ना कुछ ठीक है, कुछ ना कुछ बस ऐਵੇਂ ही है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है जो आपका कारोबार के आम रूटीन में जो चीज आप बेचते हो उसे कहते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आम रूटीन, आम रूटीन में जो आप चीज सेल करते हो उसको कहते हैं, वो चीज आपका क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक मोबाइलों की दुकान देखिए, वो आम रूटीन में क्या सेल करता होगा? पकौड़े सेल करता होगा, मोबाइल सेल करता होगा, किताबें सेल करता होगा, क्या चीज सेल करता होगा? है, बताओ भाई, कहाँ गए हो? इलियास कहाँ गए हो? ठीक है जी, इलियास साहब मोबाइल बेचेगा, चलो बाकी ने बता दिया, ठीक है जी। तो इसका इसका मतलब है इस बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, मोबाइल बेचना। आप जाते हैं, आप एक दुकान के बाहर से गुजरते हैं, उस पर लिखा हुआ है बिल्लू पान शॉप। क्या लिखा हुआ है भाई? बिल्लू, बिल्लू पान शॉप। इस बिल्लू पान शॉप का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? क्या चीजें बेचेगा ये? पान बेचेगा, सिगरेट बेचेगा, बोतलें बेच लेगा, बिस्किट बेच लेगा, यही बेचेगा ना, बोतलें, बिस्किट, पान, चिप्स, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो बिल्लू पान शॉप चीजें बेच रहा है, ठीक है, ये जो चीजें बेच रहा है ये सारी क्या है, बिल्लू पान शॉप के आइटम्स, वो आइटम्स हैं जो बिल्लू पान शॉप के पास पड़ी हुई हैं, क्योंकि उसने बेचनी है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सही है। अब बिल्लू पान शॉप फर्नीचर बेच रहा हो, तो बिल्लू पान शॉप अगर फर्नीचर बेच रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो फर्नीचर वो बेच रहा है वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। सही है, समझ गए हो तुम? बुक शॉप है, उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है किताबें बेचना। मोबाइल है, उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है मोबाइल बेचना। एक गाड़ियों का शोरूम है, उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है गाड़ियां बेचना। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक
डिवाइसेस वगैरह बेचना। लैपटॉप्स की दुकान है, उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, लैपटॉप्स बेचना, ठीक है। तो वो जो आइटम्स आपके पास पड़ी हुई है, क्योंकि आपने आम रूटीन में बिजनेस के बेचनी है, यानी कि जिनको खरीदा ही ऑब्वियसली इसलिए गया क्योंकि उनको रीसेल करना है, उन आइटम्स को कहते हैं इन्वेंट्री, उन आइटम्स को कहते हैं गुड्स, उन आइटम्स को कहते हैं स्टॉक। कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, सही है। अब आपको याद है जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक सेंस डेवलप की थी अकाउंटिंग पीरियड की। अकाउंटिंग पीरियड कि जब भी अकाउंटिंग करनी है, जब भी अकाउंटिंग करनी है, तो आपके माइंड में एक अकाउंटिंग पीरियड होगा, आपके माइंड में एक टाइम फ्रेम बनेगा। इस दिन से लेकर इस दिन तक की अकाउंटिंग हो रही है, आपके माइंड में एक टाइम फ्रेम बनेगा कि एक अकाउंटिंग पीरियड इस दिन स्टार्ट होता है और इस दिन एंड होता है, और उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो ट्रांजेक्शन आई हैं हमने वो रिकॉर्ड करनी है। तो जब तक आपके माइंड में अकाउंटिंग पीरियड नहीं है तब तक बात अधूरी है, तब तक आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग करने के लिए जो लाजमी शर्त है वो क्या है, अकाउंटिंग पीरियड। बोर तो नहीं हो रहे मेरी बातों से? सही है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आज सारी कॉन्सेप्चुअल बातें हो रही हैं, आज सारी कॉन्सेप्चुअल बातें हो रही हैं, वो लंबी लंबी क्वेश्चंस नहीं आज हम कर रहे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटिंग पीरियड एक हमारे माइंड में होती है चीज, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड की एक स्टार्ट डेट होती है और एक अकाउंटिंग पीरियड की एंड डेट होती है। लेट्स सपोज आपका अकाउंटिंग पीरियड अगर जनवरी है तो ये स्टार्ट हो रहा है पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी को, और एंड हो रहा है 31 जनवरी को। लेट्स सपोज इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, इस अकाउंटिंग पीरियड्स के दौरान आपने गुड्स परचेज किए रुपीज, आपने परचेज किए 10 यूनिट्स, आपने परचेज किए 10 यूनिट्स, आपने परचेज किए 10 यूनिट्स, मगर आपने इन 10 यूनिट्स में से सोल्ड किए, मैं 10 मोबाइल्स हमने परचेज किए, हमारा मोबाइलों का बिजनेस है, हमने 10 मोबाइल्स परचेज किए, और हमने 10 मोबाइल्स में से बेच लिए 7 मोबाइल्स। 10 मोबाइल्स हमने परचेज किए जनवरी में, और 10 मोबाइल्स में से 7 मोबाइल्स हमने बेच दिए। 31 जनवरी को हमारे पास कितने मोबाइल्स हैं? जो क्लास 3 आगे स्टार्ट, इधर मैं लिख लेता हूँ, क्लास क्लास 1, बल्कि क्लास 1 स्टार्ट हो गई मैथ्स की, क्लास 1 स्टार्ट हो गई हमारी मैथ्स की। चलो अच्छा, 10 मोबाइल्स हैं, उसमें से आपने 7 मोबाइल्स बेच दी, तो हमारे पास रिमेनिंग मोबाइल्स कितने बच गए? रिमेनिंग मोबाइल्स कितने बच गए? 3 मोबाइल्स। ठीक है जी। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, आपने 10 मोबाइल खरीदे, आपने 7 मोबाइल बेच दिए, तो आपके पास ईयर एंड पे रिमेनिंग मोबाइल्स कितने बच गए? 3 मोबाइल्स। ये जो रिमेनिंग मोबाइल्स आपके पास बच जाते हैं ना, ये जो रिमेनिंग मोबाइल्स हैं इन्हें कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्हें कहते हैं इन क्लोजिंग इन्वेंटरी। ये जो आपके पास रिमेनिंग मोबाइल्स बच गए, इसे क्या कहते हैं? उस अकाउंटिंग पीरियड की क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग गुड्स या क्लोजिंग मोबाइल्स, कुछ भी कह लो, जो दिल करे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या बना? क्लोजिंग इन्वेंट्री की डेफिनेशन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की डेफिनेशन मैं अब आपको लिख देता हूं। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब है गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट पीरियड एंड, goods remained unsold at period end are called closing stock या closing inventory। वो गुड्स जो पीरियड एंड के ऊपर अनसोल्ड बच जाएं, वो गुड्स जो पीरियड एंड के ऊपर
अनसोल्ड बच जाए, अनसोल्ड बच जाए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं, उन्हें क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं। क्लियर हो गई बात कि कोई डाउट है इसमें? आपने जो इन्वेंट्री खरीदी उसमें से कुछ इन्वेंट्री बिक गई और जो बकाया आपके पास पीरियड एंड पे बची होगी इन्वेंट्री, उसे कहेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसे क्लोजिंग इन्वेंट्री कहेंगे। फिर आ जाती है ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर आ जाती है ओपनिंग इन्वेंट्री। जिसे क्लोजिंग इन्वेंट्री समझ आ गया उसे ओपनिंग इन्वेंट्री भी समझ आ गए। ओपनिंग इन्वेंट्री, अच्छा इनकी डेफिनेशंस आपने भी नोट से नहीं देखनी, नोट से देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, वो थोड़ी एडवांस है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होता है? प्रीवियस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, closing inventory of previous accounting period is called opening inventory, opening inventory of current accounting period, current accounting period। नोट कर लें अपने पास जल्दी से। क्लोजिंग इन्वेंट्री गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट पीरियड एंड, और ओपनिंग इन्वेंट्री closing inventory of previous accounting period, closing inventory of previous accounting period is called opening inventory of current accounting period। क्लोजिंग जो पिछले अकाउंटिंग पीरियड की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो करंट अकाउंटिंग पीरियड की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। चलो आओ जरा मैं बताता हूँ तुम लोगों को कैसे 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 कैसे। ये जो रिमेनिंग 3 मोबाइल्स है ना, ये जो 3 मोबाइल्स रिमेनिंग है, ये है ये है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ जनवरी। जनवरी का मंथ की अकाउंटिंग पीरियड था ना, तो जो 3 मोबाइल्स थे ये जनवरी के मंथ की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी। अब आ रहा है फेब्रुवरी का मंथ, फेब्रुवरी का मंथ जब स्टार्ट होगा तो फेब्रुवरी का मंथ जो स्टार्ट हो रहा है 1 फेब को, 1 फेब की सुबह सुबह, 1 फेब की सुबह सुबह जब आप दुकान में आए होगे तो आपके पास कोई ना कोई इन्वेंट्री पड़ी होगी। 1 फेब के स्टार्ट में कोई ना कोई इन्वेंट्री पड़ी होगी, कोई ना कोई इन्वेंट्री पड़ी होगी। तो 1 फेब के स्टार्ट में वही इन्वेंट्री पड़ी होगी ना जो पिछले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। जो पिछले दिन लास्ट 31 जनवरी को जो मोबाइल बच गए होंगे 1 फरवरी को जब सुबह सुबह दुकान में आओगे तो वही इन्वेंट्री पड़ी होगी ना। तो ये जो इन्वेंट्री होती है ना जो 1 फेब के स्टार्ट में पड़ी होती है इसे क्या कहते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री। यानी कि ये जो 3 मोबाइल्स हैं ये ओपनिंग इन्वेंट्री है ऑफ फेब्रुवरी। ये जो 3 मोबाइल्स हैं ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है जनवरी की, और यही 3 मोबाइल्स ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएंगे फेब्रुवरी के। ये जो 3 मोबाइल्स थे ये क्लोजिंग इन्वेंट्री बन गए जनवरी की, और ये 3 मोबाइल्स ओपनिंग इन्वेंट्री बन गए फेब्रुवरी के। ओपनिंग इन्वेंट्री बन गए फेब्रुवरी के। ठीक है, यहां तक कोई मसला? यहां तक कोई मसला? यहां तक कोई मसला? पता कौन सी क्लास स्टार्ट हुई हुई है? चलो क्लास 2 आ गई है। क्लास 2 में आ गए, तुम प्रमोट हो गया, क्लास नंबर 2 मैथ्स चल रही है। ठीक है, अब क्लास 2 आ गई, क्लास 1 हमने कर लिया। अगली बात अब समझना, यूनिट्स। अच्छा ये हम कहते हैं जनवरी के अंदर, जनवरी के अंदर यूनिट्स परचेज्ड हैं, मैं बताता हूँ। 100 मोबाइल्स कर लेते हैं, चलो थोड़े इंटरेस्टिंग रहते
मोबाइल्स परचेज्ड, चेंज कर दिया एग्जांपल, ठीक है, वो नहीं है, और मोबाइल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मोबाइल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सॉरी 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 यार, 2 मिनट बस रुको। एक एक कमाल का आइडिया आ गया था बीच में ही। मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं। ठीक है, ये नंबर लिखा जा रहा है, नंबर ऑफ मोबाइल्स, ओपनिंग इन्वेंटरी परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंटरी। इन्वेंट्री सोल्ड। मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे आपने परचेज किए थे 10 मोबाइल्स और रिमेनिंग मोबाइल्स आपके पास 3 मोबाइल्स थे, अगर मैं आपको कहूँ आपके पास ओपनिंग मोबाइल्स नहीं थे, आपने 10 मोबाइल बेचे, आपने 10 मोबाइल खरीदे, आपने जनवरी के मंथ में, सब बच्चे ध्यान से, आपने जनवरी के मंथ में 10 मोबाइल खरीदे, आपने जनवरी के मंथ में 10 मोबाइल खरीदे, आपने जनवरी के मंथ में 10 मोबाइल खरीदे, मगर जब जनवरी का महीना खत्म हुआ ना, जब जनवरी का महीना खत्म हुआ, तो आपने अपने पीछे देखे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 मोबाइल पड़े में, खरीदे थे 10 मोबाइल और पड़े कितने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 मोबाइल पड़े में हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 मोबाइल पड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 मोबाइल पड़े हुए हैं। तो कितने मोबाइल बेचे, कितने मोबाइल बेचे, कितने मोबाइल बेचे, कौन बताएगा? क्लास 2 चल रही है, क्लास 2। 10 मोबाइल खरीदे, 10 मोबाइल खरीदे, मगर जनवरी के एंड पे सिर्फ 3 मोबाइल बचे हुए हैं, इसका मतलब है 7 मोबाइल बेच दिए, 7 मोबाइल बेच दिए। इसका मतलब यह है इन्वेंट्री सोल्ड कितनी आ गई, 7। इन्वेंट्री सोल्ड कितनी आ गई, 7। इसका मतलब है ये 3 को आपने क्या किया, माइनस किया, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस किया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने लेस किया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने लेस किया है, परचेजेस में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने लेस किया, 7 आ गया। अच्छा, जो जनवरी के मंथ की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो फरवरी के मंथ की क्या बन जाएगी, ओपनिंग। जनवरी की शाम को जाने लगे तो मोबाइल कितने पड़े हुए थे दुकान में, 3 मोबाइल। तो जब फरवरी की सुबह को आए होंगे तो कितने मोबाइल पड़े होंगे, जब फरवरी की सुबह को आए होंगे तो कितने मोबाइल्स पड़े होंगे, 3 मोबाइल्स। एक काम किया हमने, एक काम किया हमने, हमने दोबारा से 10 मोबाइल खरीद लिए, हमने दोबारा से 10 मोबाइल खरीद लिए, हमने दोबारा से 10 मोबाइल खरीद लिए, मगर हुआ ये मगर हुआ ये कि उन 10 मोबाइल्स में से इस बार हमारे पास सिर्फ 2 मोबाइल्स बचे हुए हैं, हमारे पास सिर्फ 2 मोबाइल पड़े हुए हैं। हम जब फरवरी की, अब ये हुआ क्या है, फरवरी के स्टार्ट में फरवरी के स्टार्ट में जब आए आपके पास 3 मोबाइल थे, आपने मजीद मोबाइल परचेज कर लिए 10 मोबाइल्स, और जब फरवरी का महीना एंड हुआ, जब आप शाम को घर जाने लगे तो आपके पास 2 मोबाइल्स पड़े हुए, आपके पास 2 मोबाइल्स पड़े हुए। मुझे बताओ, अगर किसी बंदे से पूछा जाए आपने कितने मोबाइल बेचे, आपने कितने मोबाइल बेचे, 11। सब बच्चे क्लियर है इस पे?
3 मोबाइल पिछले महीने के पड़े हुए थे, 10 मोबाइल आपने और खरीद लिए, आपके पास थे 13 मोबाइल। अब 13 में से 3 पहले के, 10 मजीद खरीदे, आपके पास 13 मोबाइल होने चाहिए थे। 13 में से आपके पास सिर्फ 2 मोबाइल बचे हुए हैं। इसका मतलब है जो इनका डिफरेंस है 11 मोबाइल्स वो बिक गए, 11 मोबाइल्स वो बिक गए, 11 मोबाइल आप बेच चुके हो। ठीक है, तो अब देखो ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस ऐड करें, 3 + 10 कितना बना, 13। 13 मोबाइल आपके पास होने चाहिए थे, मगर पड़े कितने हुए हैं, 2। इसका मतलब ये है कि 13 में से 2 पड़े हुए हैं, तो 13 में से 2 माइनस किया तो इन्वेंट्री सोल्ड कितनी आ गई, 11। 11 मोबाइल आपने बेचे हैं, आपने 11 मोबाइल बेचे हैं, आपने 11 मोबाइल बेचे हैं। सही है जी, सही है, सही है, सही है, यहाँ तक बात ठीक है, क्लियर सबको। अच्छा, मार्च में आपके पास कितने मोबाइल आ गए, ओपनिंग इन्वेंट्री मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मार्च में ओपनिंग इन्वेंट्री कौन बताएगा, मार्च की ओपनिंग इन्वेंट्री 2, वेरी गुड वेरी गुड। कितने मोबाइल खरीदे, जिसने पहले बता दिया उसकी बात मान लेंगे। कितने मोबाइल परचेज करें, कितने मोबाइल परचेज करें, 10 पहले हो गया यार, 10 के अलावा कोई नंबर लिखो, 10 हो गए। 13 कर लेते हैं, चलो 13 मोबाइल्स परचेज कर लो। कितने हो गए, 15 मोबाइल हो गए आपके पास। 2 मोबाइल पहले पड़े हुए थे, मजीद 13 मोबाइल पकड़ लिए। आपके पास 15 मोबाइल होने चाहिए, मगर जब हम मार्च के एंड पे पहुंचे, दुकान बंद करने लगे, तो हमारे पास कितने मोबाइल पड़े हुए, हम कहते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मोबाइल पड़े हुए हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मोबाइल पड़े हुए हैं। तो हमने कितने मोबाइल बेच लिए, हमने कितने मोबाइल बेच लिए, 10। हमने 10 मोबाइल बेच लिए, वेरी गुड। 13 + 2 आपके पास 15 हो गए मोबाइल्स, और उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 10। तो इन्वेंट्री सोल्ड कैसे आई, आपने इक्वेशन बना ली कि सर अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड कर दें, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करें, उसमें परचेजेस ऐड करें हम ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड करें हम परचेजेस, और लेस कर दें क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि जितनी इन्वेंट्री आपने बेची है। तो आपके पास जवाब आ जाएगा जितनी इन्वेंट्री आपने बेची है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअली ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। चलो गुड, गुड। अब ऐसा करते हैं, क्लास 5 में चलते हैं, क्लास 5 में आ गए हैं। चलो क्लास 5 के मैथ्स में आ गए। अच्छा, मैं आपको दोबारा से एक डेटा लिख के देता हूँ, मैं आपको एक डेटा लिख के देता हूँ। ठीक है, नंबर रुपीस पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। आपने यूनिट्स परचेज किए, तो मैं मार्च का डाटा लिख रहा हूँ, 2, 13 और 5। टू, नंबर ऑफ यूनिट्स लिख लो। अच्छा, आपके पास यूनिट सोल्ड कितने आए थे, सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स लिखा है ना, तो सोल्ड लिख दिया तो आपको पता चल जाएगा। ये आपके पास आपने भी निकाला 10। ये मैंने यूनिट्स का कॉलम बनाया है, इसमें किसी को कोई इश्यू तो नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री में अगर परचेजेस ऐड कर दें और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें तो यूनिट्स सोल्ड आ जाते हैं।
ओपनिंग इन्वेंट्री में अगर परचेजेस ऐड कर दें और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें तो यूनिट सोल्ड आ जाते हैं। सही है। अच्छा, मैंने कहा कि आप एक यूनिट खरीदते हो 10 रुपए का। आप एक यूनिट कितने का खरीदते हो? 10 रुपीज का। आप एक यूनिट कितने का खरीदते हो? 10 रुपीज का। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओपनिंग इन्वेंट्री की, पहले तो आपने नंबर ऑफ यूनिट्स बताए, अब मैं यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ कि ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है। यानी कि मैं यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। तो कैसे आएगी? आपने दो यूनिट्स आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री के थे, एक यूनिट 10 रुपए का आता है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपके पास? टोटल कॉस्ट कितनी? 20। वेरी गुड। सही है। कॉस्ट ऑफ परचेसेस, कॉस्ट ऑफ परचेज मुझे कौन बताएगा? अब मैं कॉस्ट पे क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ? कॉस्ट पे क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ? क्योंकि अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट रुपीज। अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट रुपीज, इसलिए मैं कॉस्ट पे शिफ्ट कर रहा हूँ। मुझे रुपीज से मतलब है, मुझे मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री की क्या वर्थ है, कितनी कॉस्ट की, मुझे परचेजेस कितनी कॉस्ट की, जो मेरे पास सामान बच गया है उसकी कितनी कॉस्ट है। अकाउंटिंग में हमारा कंसर्न, प्राइमरी कंसर्न किस पे है? कॉस्ट पे है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो 130 की कॉस्ट की आपने परचेजेस करनी, 130 की कॉस्ट की आपने परचेजेस करनी। तो ये जो 5 यूनिट्स आपके पास बचे हैं ये भी तो 10 रुपए के ही होंगे ना, ये भी तो 10 रुपए के ही होंगे। तो जो आपके पास 5 यूनिट्स बच गए हैं उनकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हुई? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 50। अब जो आपके पास यूनिट्स सेल हुए हैं, 10 यूनिट सेल हुए हैं, जो आपने यूनिट्स बेचे हैं उनको कितनी कॉस्ट पे खरीदा था? कॉस्ट पर यूनिट कह देता हूँ इसको। ठीक है। 10 यूनिट्स जो आपके पास बिके हैं उनकी कॉस्ट पर यूनिट क्या थी? उनकी कॉस्ट पर यूनिट थी 10। जो 10 यूनिट्स बेचे हैं आपने उनकी कॉस्ट पर यूनिट थी 10। उनकी कॉस्ट पर यूनिट थी 10 रुपीज। तो 10 यूनिट्स अगर बेचे हैं और उनकी कॉस्ट पर यूनिट 10 है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया? 100। ठीक हो गई बात? 100। इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ परचेजेस, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये 100 क्या बन गया? ओ भाई 100 क्या बन गया? 100 क्या बन गया? 100 बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स बेचे उन गुड्स को खरीदा कितने पर था? जो गुड्स बेचे उनको खरीदा कितने पर था, इन्हें कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये 10 क्या था? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ये 10 था नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। और ये 100 क्या आ गया? जो यूनिट्स आपने बेचे हैं उनकी कॉस्ट क्या है? जो यूनिट्स आपने बेचे हैं उनकी कॉस्ट क्या है? तो उसको क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट क्या है? जो गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट क्या है? यहाँ पर एक नोट लिखें, एक नोट लिखें सब बच्चे। कॉस्ट ऑफ परचेज is not cost of goods sold. कॉस्ट ऑफ परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होती। कॉस्ट ऑफ परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होती। इसी एग्जांपल में आओ, आपने 13 यूनिट्स खरीदे, मगर क्या आपने 13 यूनिट्स के 13 यूनिट्स ही बेच दिए? नहीं, आपके पास तो कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स भी बच जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट ऑफ परचेज असल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होती। कॉस्ट ऑफ परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होती।
नहीं समझ आ रही भाई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब है कि आपने कितने यूनिट्स खरीदे इस अकाउंटिंग पीरियड में, सिंपल ये मतलब है। कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब है आपने इस अकाउंटिंग पीरियड में कितने यूनिट्स खरीदे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है आपने इस अकाउंटिंग में कुछ यूनिट्स खरीदे होंगे, कुछ आपके पास पुराने यूनिट्स पड़े होंगे, उसमें से कुछ आपने यूनिट्स नहीं बेचे, तो जो यूनिट्स बिक गए उनकी कॉस्ट क्या है, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो यूनिट्स बिक गए उनकी कॉस्ट क्या है। आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप हॉरिजॉन्टली भी निकाल सकते हो और वर्टिकली भी निकाल सकते हो। देखो 10 × 10 इक्वल्स टू 100। और आप ये भी कर सकते हो 20 + 130 - 50 करो, वर्टिकली करो जरा, इसका आंसर भी 100 ही आता है, इसका आंसर भी 100 ही आता है, इसका आंसर भी 100 ही आता है, इसका आंसर भी 100 ही आता है। इस पे आपने घर जाके गौर करना है क्या। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैंने एक फॉर्मूला बनाया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैंने एक फॉर्मूला बना लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैंने फॉर्मूला बनाया, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस कॉस्ट ऑफ परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमारे पास आ गया आंसर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस पे किसी का कोई इख्तिलाफ मेरे से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स बेचे हैं उनको एक्वायर कितने पे किया था, जो गुड्स बेचे हैं उनको एक्वायर कितने पे किया था। तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, उनको भी बेचा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एंटर हो गए, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले साल का स्टॉक बचा हुआ था, इसको भी बेचा, और जो गुड्स परचेज किए उसको इनमें ऐड कर लिया। मगर जो ये गुड्स परचेज किए इनमें से कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको बेचा ही नहीं, जिनको बेचा ही नहीं, इसलिए उन गुड्स को यहाँ से इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते वक्त क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट को आउट कर दिया, क्योंकि ये अभी तक अनसोल्ड है, ये अभी तक अनसोल्ड है, इसलिए इनको आउट कर दिया। तो फिर आपके पास आ गया आंसर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स आपने बेच दिए हैं उन गुड्स की क्या कीमत है। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को किसी किस्म की कोई मसला, कोई प्रॉब्लम। आपने फॉर्मूला याद करना, सारी बहस इसलिए थी ताकि मेरे बच्चों मैं आपको ये फॉर्मूला याद कर दूं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की सेंस समझा दूं। इतनी लंबी डिटेल में आपसे कोई कैलकुलेट नहीं कराएगा। आपको क्या होगा, अभी शुरू शुरू के अंदर क्लोजिंग ये भी गिवन होगी क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगी, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगी। आपने सिंपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है, आपने सिंपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बतानी है। ठीक है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री, अब मैंने यहाँ पे रुपीस लिख दिया तो इसका मतलब है ये कॉस्ट है। ठीक है, मैं बार बार कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं लिख रहा। अगर मैंने ये रुपीस लिख दिए तो इसका मतलब ये इसकी कॉस्ट ही है, और रुपीस पर यूनिट नहीं लिखा तो इसका मतलब है ये टोटल कॉस्ट है। ठीक है, हम इसी तरह ज्यूम करते हैं अकाउंटिंग में। 10,000 परचेजेस, 10,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,000। मुझे बताएं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, कौन बताएगा। फॉर्मूला दिखा देता हूँ तुम लोगों को। 15,000, 15,000, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपने ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड की, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी, आपने लिखा सर जी 15,000। ये पढ़िए आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये पढ़िए आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, क्लियर, ऑल गुड, सही है, जाने दें आगे। अच्छा, अब मैं इस फॉर्मूले को ना थोड़ा ऑल्टर करने लगा हूँ। मुझे चाहिए यहाँ जो परचेजेस लिखनी है ना, ये परचेजेस कौन से वाली लिखनी है, ये परचेज आपने लिखनी है असली, नस्ली,
परचेज। ठीक है यार, असल चीज लिखनी चाहिए ना, फिर असल असल आंसर आएगा। असली नस्ली परचेज। यहाँ जो आपने परचेजेस एंटर करनी है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला में, ये जो परचेज आपने एंटर करनी है, ये आपने एंटर करनी है असली नस्ली परचेज। ये आपने असली नस्ली परचेज एंटर किया करनी है। ठीक है, असली नस्ली परचेज आपने एंटर किया करनी है फॉर्मूले में, याद रखिए। तो याद रखिएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सही फॉर्मूला बन गया कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, प्लस नेट परचेजेस। हम इंग्लिश में करते हैं ना, नेट परचेजेस का मतलब असली नस्ली परचेज। तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। और नेट परचेजेस कैसे आती थी आपको पता है? आपको पता है नेट परचेजेस आती थी, तो ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ आपको चुप करके। परचेज एक्सपेंस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस परचेज रिटर्न, माइनस परचेज रिटर्न। इस तरह आती थी नेट परचेज आपके पास। ठीक है जी, समझ आ गई? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज, मगर कौन सी परचेज हमने लेनी है? असली नस्ली परचेज, माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एमसीक्यू नंबर 2, 1 आप कर लोगे, मुझे आपका पता है। MCQ नंबर 2, a company has an opening stock of rupees 15,000, purchases of rupees 80,000 and purchase return of rupees 5,000. The closing stock is 20,000. What is the cost of goods sold? Cost of goods sold क्या है? ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपसे कि पहले तो आप लिख लो नेट परचेज। नेट परचेज आपके पास आती है परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस परचेज रिटर्न। तो सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपने निकालनी है तो स्टेप नंबर 1 आपको नेट परचेज फाइंड करनी पड़ेगी। नेट परचेज आ रही है, परचेजेस हैं 80,000, कैरेज इनवर्ड नहीं है क्वेश्चन में, परचेज रिटर्न है हमारे पास 5,000। तो ये हमारे पास आंसर आया 70 है, 75,000। उसके बाद आपने स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? 2 स्टेप्स के बाद आपके पास स्टेप नंबर 2, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, COGS। इजाजत है शॉर्ट करके लिख लो कॉस्ट ऑफ गुड्स, COGS, ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, नेट परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी गिवन है? 15,000। नेट परचेजेस आपने स्टेप नंबर 1 में फाइंड कर ली थी, ठीक है, 75,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने माइनस कर दी 20,000। जी, क्या आंसर आया? ये हमारे पास आंसर आ गया 70,000, 70,000। क्या ख्याल है? मुश्किल? मुश्किल की आसान? आसान की मुश्किल? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलो MCQ नंबर 3 करते हैं, उसके बाद छुट्टी। MCQ नंबर 3 उसके बाद छुट्टी। The opening stock of company is 25,000, purchases amounting to rupees 70,000 and there are no purchase returns. The closing stock is rupees 30,000. Additionally, there were carriage inward. या मैं चाह रहा हूँ सब कुछ आ जाए, ये करते हैं 4 करते हैं, सॉरी 4 में सब कुछ है।
कंपनी का ओपनिंग स्टॉक है 40,000, परचेजेस हैं 100,000, परचेज रिटर्न्स हैं 8,000, क्लोजिंग स्टॉक है 35,000 और कैरेज इनवर्ड्स हैं 4,000। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दो स्टेप्स में करनी है। स्टेप नंबर 1 आपने सबसे पहले परचेज एक्सपेंस फाइंड करना है, नेट परचेज, सॉरी, स्टेप नंबर 1 आपने नेट परचेज फाइंड करनी है। नेट परचेज आपके पास आती है ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें प्लस किया आपने, सॉरी 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 सॉरी, नेट परचेज तो था परचेज एक्सपेंस, परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस परचेज रिटर्न। ये देखो परचेजेस कितनी है, 100,000, कैरेज इनवर्ड है 4,000, परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न 8,000। जी क्या आंसर आया जी? नेट परचेजेस का क्या आंसर है? +4,000 -8,000 -4,000 96,000। ठीक है। स्टेप नंबर 2, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है, ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग इन्वेंट्री भी कहते हैं, कोई मसले की बात नहीं, 40,000। नेट परचेजेस आ गए 96,000, ये आपको स्टेप नंबर 1 से मिल गई, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 35,000। हाँ भाई क्या आंसर आया कॉस्ट ऑफ गुड्स? 1,000। सी आंसर। ठीक है भाई, जाने दें जाने दें, पता है कहाँ तक जाने देना है? 10 MCQs करने हैं आपको बस। MCQ नंबर 1 से लेके MCQ नंबर 10 तक आपको होमवर्क है। और सॉरी, MCQ नंबर 1 से MCQ नंबर 10 तक, और साथ में ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस और करने हैं, बल्कि ये छोड़ दो, वो बाद में कराते हैं। ये मैंने ढूंढ लिया तुम लोगों के लिए। पेज नंबर, इसमें थोड़ा सा चेंज है, कल मैं इंशाल्लाह पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। जिनके पास बुक्स हैं वो कल वाला होमवर्क और जो पहले था ग्रुप में शेयर करते हैं यार, ठीक है, सॉल्यूशन शेयर करते हैं इनके ग्रुप में। जिनके पास बुक्स हैं वो सॉल्यूशंस इन क्वेश्चंस के ग्रुप में शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे देख सकें। इसमें एक दो बातें बस ट्रिकी हैं। इसमें करना क्या है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन, पोस्ट इंफॉर्मेशन इन लेजर अकाउंट्स और एक्सट्रैक्ट आर ट्रायल बैलेंस। ये जो पहला है ना, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल इन कैश और एट बैंक 130, इसकी एंट्री कैसे होगी? देखो ये दो ट्रांजेक्शन है। स्टार्टेड अ बिजनेस कैपिटल इन कैश, तो हम कहेंगे कैश 870 से डेबिट और कैपिटल 870 से क्रेडिट, ये पहली ट्रांजेक्शन है। फिर कहेंगे बैंक, तो बैंक 1330 से डेबिट और कैपिटल 1330 से क्रेडिट, ये दो ट्रांजेक्शन है, ठीक है। हैं एक ही डेट पे मगर हैं दो ट्रांजेक्शन, तो इसको ऐसे सेपरेटली करेंगे, ठीक है। एक ये बात हो गई, बाकी आसान है आसान है आसान है। ये जो टेलीविजन बेच रहे हैं ना, तो ये गुड्स हैं, इसके लिए टेलीविजन गुड्स हैं, ये हमने किया हुआ है। ये उसकी थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है, बस रिटेलर ऑफ टेलीविजन सेट्स है। ये आपने करके आना क्वेश्चन। और इसके अंदर एक ये चीज है, द ओनर विदड्रॉस वन टेलीविजन सेट फॉर इट्स पर्सनल यूज, इसकी एंट्री मैं आपको बता देता हूँ। ड्राइंग्स डेबिट होगी 25 से,
यानी कि रिकॉर्ड करेंगे, और अब यहाँ पर परचेज एक्सपेंस माइनस होगा 25। द ओनर विड्रॉ वन टेलीविजन सेट फॉर पर्सनल यूज में ड्राइंग्स डेबिट और परचेज क्रेडिट। उसकी रीजन ये है, टीवी क्रेडिट नहीं करना क्योंकि टीवी आपने रिकॉर्ड नहीं किया, टीवी को आपने एसेट नहीं बनाया, तो इसलिए टीवी को एसेट्स में से माइनस भी नहीं करना। दूसरी बात आ गई, ये जो टेलीविजन जब आपने खरीदा था इसकी कॉस्ट को आपने कॉस्ट ऑफ परचेजेस बनाया था, सही है। मगर अब ये टेलीविजन आपका ओनर उड़ा के ले गया, तो अपनी परचेज में से जहां पे इसको पहले ऐड किया था वहां से इसको निकालेंगे, इसलिए परचेज माइनस करेंगे 25 से। बाकी अगर किसी को कंफ्यूजन है 30th एंट्री में तो ये मुझसे पूछ लें, नहीं कंफ्यूजन तो ये घर से कराना। बस ये आप लोगों का होमवर्क है, एक क्वेश्चन नंबर 1 और एक वो जो मैंने आपको अभी एमसीक्यूज बताया 1 से 20 तक, वो आप लोगों ने करने। जी, जिसका कोई सवाल है अनम्यूट करें और सवाल कर लें। जी राबिया, आप पूछ सकते हैं सवाल। सर आई वांट टू आस्क दैट जब हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड सिर्फ एक होगा तब हमारे पास कोई ओपनिंग उसकी नहीं होगी। यार यहाँ पर ना अभी सिंपल रखा गया, होती हैं वैसे तो होती हैं नॉर्मल रूटीन्स में, मगर अभी क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस को रखा गया इसलिए नहीं अभी ओपनिंग के बैलेंसेस आपको गिवन, नॉर्मली होते हैं। ठीक है। ओके सर। हाँ, अभी क्वेश्चन सिंपल है। हाँ भाई, छुट्टी दे दूं? जी पाकिज़ा, क्या सवाल है आपका? सर जो आपने मतलब कल दिया था काम, उसमें मतलब थर्ड जो एंट्री है वो मतलब परचेजेस होंगी ना, उसमें वो भी गुड्स ही हैं। निकाल लेते हैं, एक सेकंड रुको। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ बैक। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, ठीक है। अगर आपको होमवर्क में इश्यूज होंगे ना तो ऐसे मैं क्लास के बाद आप लोगों से डिस्कस कर सकता हूँ। तो जिसका जो, क्योंकि मैं तो ये समझ रहा हूँ ना कि यार कोई मसला नहीं हो, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि सर ये इश्यूज है, तो कोई भी इशू हो आप क्लास के बाद इससे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन 1 में कौन सा, मार्च डेट बता दो। 3 मार्च परचेजेस होंगी ना। नहीं नहीं नहीं, क्यों परचेज होगी, क्यों परचेज होगी, क्यों परचेज होगी? सर इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 इधर, सबर करो, सबर सबर, रुको जरा, सबर करो। आ गया, आ गया। ये आए थे, हमने की थी एक्टिविटी नंबर 2, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। ये नहीं, नीचे आए, ये आई एक्टिविटी नंबर 3 ये देखो, ये देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन परचेज एक्सपेंस एंड एसेट्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। याद है पाकिज़ा, याद है आपको ये? यस सर, वो याद है मुझे, मैं कह अब रही हूँ कि देखो मतलब देखो 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 देखो, यहाँ पर आपने लिखा, हमने बल्कि किया था, परचेज व्हीकल कॉस्टिंग 4 लाख बाय द बिजनेस, इसको हमने क्या बनाया? नॉन हालांकि करंट। व्हीकल हालांकि यस यस व्हीकल परचेज की है, मगर फिर भी हमने उसको नॉन यस। करंट एसेट बनाया है, क्योंकि आपके पास कोई दलील नहीं है यहाँ पर कि आप ये साबित कर सकें कि व्हीकल बिजनेस ने बेचने के लिए खरीदा है। बात आ रही समझ? यस यस। यहाँ पर ये देखो, ऊपर भी यहाँ पे भी था, ये वाली ट्रांजैक्शन देखो, परचेज व्हीकल कॉस्टिंग 8 लाख बाय बिजनेस फॉर रीसेल पर्पस, इसको आपने परचेज एक्सपेंस बनाया, क्यों? यहाँ पे आपको दलील मिल गई कि ये रीसेल पर्पस के लिए आया यस था, ठीक है। वहां पर अब आओ, जो आपने मुझसे सवाल किए, जो आपने मुझसे सवाल किए, इधर आओ। सॉरी सॉरी सॉरी, ये है ना, बॉट मशीनरी फॉर कैश ₹60,000, आपके पास क्या दलील है इसको कि आपने मशीन रीसेल के लिए की है? सर, यानी यानी हम मतलब एक ही बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मशीनरी गुड्स होंगे और बाकी ऑफिस इक्विपमेंट ये जो सी नॉन करंट ऐसी तो होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दलील नहीं है, ठीक है। ओके हम सर। हमने जो अपना वो एक पैटर्न सेट कर लिया है ना, या तो गुड्स का नाम लिखे, या तो गुड्स यस। लिखे, या तो बताए उसने रीसेल करना है, या तो क्वेश्चन के स्टार्ट में बताए
कि वो रिटेलर है, रिटेलर रिटेलर है ऑफ मशीनरी। फिर हम एज्यूम करेंगे, या तो लिख दे बॉट गुड्स, फिर हम इसको परचेज बना लेंगे। अगर लिख दे बॉट मशीनरी फॉर कैश फॉर रीसेल, फिर भी हम इसको परचेज चलो दलील मान लेते हैं। या क्वेश्चन में बताएं जनरल एंट्री बनाए जी फॉर रिटेलर ऑफ, फॉर रिटेलर, रिटेलर कहते हैं फॉर सेलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इस तरह की कोई बात कर दे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का सेलर था। फिर मैं कहूँ चलो ठीक है मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, क्योंकि इस बंदे का कारोबार इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचना, तो मशीन। जैसे कि अभी मैंने आपको जो घर से क्वेश्चन दिया है, ये हमने क्लास में भी सेम इसी तरह का किया, मगर मैंने क्लास में शॉर्ट किया हुआ था। यहाँ पे उसने लिखा ना रिटेलर ऑफ टेलीविजन सेट्स, तो हमें दलील मान गई कि ये जो आप टेलीविजन खरीद रहे हैं ना यहाँ पे, ये इसके लिए क्या होंगे, गुड्स होंगे, यानी कि ये इसके लिए परचेज एक्सपेंस होगी। मगर यहाँ पर ये जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन गिवन था ये वाला, इसके अंदर कोई ऐसी दलील नहीं है। कहाँ पहुंच गया मैं? ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसी दलील नहीं है। लिहाजा यहाँ पे आप क्या एंट्री करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे मशीन 60 से डेबिट और कैश 60 से क्रेडिट। मशीन आपका नॉन क्रेडिट है। क्लियर हो गई बात सबको? यस सर, मैं इसलिए कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि यहाँ पे और कोई गुड्स है ही नहीं है। हाँ, ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए था ना क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके की ट्रांजैक्शंस इसमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना। जो इसमें गुड्स नहीं थे, इसमें नॉन करंट एसेट्स की आपकी प्रैक्टिस थी, और इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसमें काफी गुड्स थे। ठीक है, तो डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को सेट करवा रहे हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। ये क्वेश्चंस जब बनाए जाते हैं ना बुक्स में, तो ये बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं कि बच्चों के किस एरियाज की प्रैक्टिस करवानी है। और कोई सवाल? चले ठीक है भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।